नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत दूसरा फंडामेंटल राइट्स राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हमने राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकार को बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया है। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम। संविधान में 19 से लेकर के 22 तक का अनुच्छेद इसके अंतर्गत रखा है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक किसके अंतर्गत आता है? राइट टू फ्रीडम। जितने भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दिया गया है। रीढ़ की हड्डी की संज्ञा किसे दिया गया है? रीढ़ की हड्डी की संज्ञा स्वतंत्रता के अधिकार को। एक शब्द हमने और पढ़ रखा है, संविधान की आत्मा। आर्टिकल नंबर 32, जिसे हम छठवां मौलिक अधिकार कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कह करके संबोधित किया है। तो संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संज्ञा देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां पर हमको याद रखना है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार को राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग 19 आर्टिकल, 19 अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो 19(1) में कुल 6 आर्टिकल है, पहले 7 थे। जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट 7 थे, उसी प्रकार से 19(1) में भी 6-7 आर्टिकल था। दोनों से एक एक आर्टिकल को हटा दिया गया है और हटाए गए आर्टिकल जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके कानूनी अधिकार दे करके हम 300 क में ढकेल दिए। तो इस प्रकार से 19(1) क को पहले हम देखते हैं, क ख ग करके कितने आर्टिकल है? 6। तो 19 क में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसकी जो पहले क के अंतर्गत इसका उल्लेख है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जिसको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। तो उसमें पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है। हमने गुलामी की दौर देखा है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, तो कई बार अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारी के विचारों को दबाने के लिए, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कई प्रकार के तानाशाही कठोर कानून लागू किया था ताकि हमारे प्रेस की आजादी को खत्म किया जा सके। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। तो यह डिक्टेटरशिप जो मोनार्ची होता है, शासन होता है, उसमें इस प्रकार के प्रतिबंध देखने के लिए मिलता है। लेकिन आधुनिक डेमोक्रेसी जहां मानवतावादी है, हमने संविधान बनाते समय इस बात को ध्यान रखा कि प्रेस की स्वतंत्रता मिलना अनिवार्य है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति में पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जितने भी हम अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, उसकी आजादी, दूसरा पॉइंट 19 का के अंतर्गत। तीसरा है मौन रहने का अधिकार। कोई व्यक्ति चाहे तो चुप रह सकता है, उसकी पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोई नहीं बोलना चाहता है, मौन धारण करना चाहता है, मौन उपवास रहना चाहता है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और 19 क के अंतर्गत इसको रखा गया है राइट टू रिमेन साइलेंस, मानहानि का दावा। अब समाज में या देश में कई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर गंभीर आक्षेप कर देता है, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, उसकी जो शिष्टाचार के ऊपर, उसके मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचता है। तो ऐसे कंडीशन में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत उसको मानहानि का दावा करने का अधिकार है, राइट टू डिफेमेशन। और ये किसके अंतर्गत आता है? 19 आर्टिकल 1 का के अंतर्गत रखा गया है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, फोन टैपिंग के विरुद्ध, राइट टू अगेंस्ट फोन टैपिंग।
अब फोन टैपिंग करना भी कानूनन अपराध है। आप उसके स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का आप फोन को टैप नहीं कर सकते हैं। दूसरा मामला है कि पुलिस वाला मामला हो गया, गंभीर अपराध मामला वाला है, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस जो अपने हिसाब से किसी निजी व्यक्ति का फोन टैपिंग कर सकता है, लेकिन सबको फोन टैपिंग करने का अधिकार नहीं है। ये व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। छठवां है ध्वज फहराने का अधिकार। ध्वज फहराना, जिसको हम कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को हमारे देश की झंडा फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसमें एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का मामला आया था 2008 में, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान करके, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान करके इस कोर्ट में निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देश का कोई भी नागरिक जो है झंडा फहरा सकता है, उसे फहराने का अधिकार है। हमने पढ़ा है दो चीज होता है, फ्लैग होस्टिंग होता है और दूसरा होता है फ्लैग अनफर्लिंग होता है। तो झंडा फहराने का अधिकार जो है आम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और यह व्यक्ति का स्वतंत्रता है। 19 का के तहत उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिला है, जिसके अंतर्गत वो व्यक्ति क्या कर सकता है, झंडा फहरा सकता है। सातवां पॉइंट देखते हैं हम, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार को हम कानूनी अधिकार का जामा दिया गया है, कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया है। इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भाव में रखा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने के अधिकार को रखा गया है। तो यह है 19 का वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमको याद रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है कि नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है शांत मौन रहने की स्वतंत्रता। चौथा है उसको मानहानि का दावा ठोकने का। अगर कोई व्यक्ति का फोन टेपिंग हो रहा है तो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उसके विरुद्ध। ठीक, झंडा, देश की झंडा ऊंचा करने का, फहराने का मन कर रहा है व्यक्ति को अपने घर में नेशनल हॉलीडे के दिन, तो वो भी स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। और सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके देखते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। 19(1) का में 19(2) के द्वारा 19(2) के द्वारा क्या किया गया है, निर्बंधन किया गया है, लगाम लगाया गया है, प्रोहिबिशन किया गया है कि भैया आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मिला है, लेकिन आप समाज, सोसाइटी और देश में किस स्तर तक, किस प्रभाव तक बोल पाओगे। तो इसका भी युक्ति युक्त क्या है, निर्बंधन है, सेंसरशिप है। तो आप भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब बोलने की आजादी है, इसका मतलब क्या है, देश विरोधी नारा लगाओगे, नहीं लगा सकते। देश को तोड़ने वाले बात नहीं कर सकता, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं करोगे जिसमें देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जाए। दूसरा है सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको बात करना है। आप अभिव्यक्ति समाज में इस प्रकार से कर सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी प्रकार का हानि ना पहुंचे। न्यायालय की अवमानना, आप वाक की अभिव्यक्ति ऐसा बोल रहे हो जिसमें कोर्ट आप कंटेंट का मामला बढ़ रहा है, तो ऐसा आपको बोलना नहीं, इसके लिए न्यायालय आपको दंड दे सकता है। तो न्यायालय की अवमानना नहीं करना है। तीसरा है शिष्टाचार। शिष्टाचार के आधार पर आपको अपनी जबान पर लगाम रखना है। आपको समाज में ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे शिष्टाचार, सदाचार के ऊपर क्या होता है, नैतिकता के ऊपर को है आघात पहुंचे। पांचवा है मानहानि। मानहानि हमने पढ़ चुका है, मानहानि की दावा हो सकता है। आप ऐसा बोलोगे, उटपुटांग शब्द का प्रयोग करोगे, किसी के लिए भी करोगे, किसी व्यक्ति के लिए करोगे, निजी फार्मा के लिए करोगे, तो वो व्यक्ति आपके ऊपर वाक एवं आपके वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर निर्बंधन कर सकता है, मानहानि की दावा कर सकता है। आप दूसरों के ऊपर कर सकते हो, तो उसके आधार पर आप कर भी हो सकता है कि आप भी उटपुटांग बात कह दिए किसी को, तो मानहानि का दावा। अब अपराध का उद्दीपन, आप ऐसा बोल रहे हो कि समाज में अपराध फैल जाए, दंगा फैल जाए,
दंगा की घटना अक्सर इसी प्रकार की भाषण अभिव्यक्ति के कारण से, कोई कुछ भी बोल दिया, भड़काऊ भाषण दे दिया, जिससे समाज में दंगा फैल गया, शहर में दंगा फैल गया, लोग सरकारी संपत्ति को जलाने लग गए। तो अपराध और उद्दीपन और दंगा नहीं फैला सकते भैया। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधार बना करके आप दंगा नहीं फैला सकते। लोक व्यवस्था को आपको बनाए रखना है। लोक व्यवस्था मतलब यातायात प्रभावित ना हो, यातायात प्रभावित ना हो। शहर में किसी भी प्रकार का दंगा वगैरह हो गया तो शहर में कानूनन आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144, धारा 141 लग जाएगा, जिसके तहत आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोका जा सके, ताकि आप किसी भी प्रकार की लोक व्यवस्था में बाधा ना बने। तो इस प्रकार से 19(1) क में 19(2) के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। तो 19(2) से लेकर के 19(6) तक ये क्या है, प्रतिबंध है 19(1) आर्टिकल के ऊपर। तो आगे हम देखते हैं 19(ख), शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्ण शस्त्र विहीन आप सम्मेलन कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, ठीक। और सम्मेलन करने का आपका जो फंडामेंटल राइट्स है। तो किस प्रकार का सम्मेलन करोगे, तो निशस्त्र, बिना शस्त्र के, शस्त्र विहीन सम्मेलन करोगे। किस प्रकार का सम्मेलन करोगे, शस्त्र विहीन, शांति के साथ। हालांकि सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल नंबर 25 के तहत तलवार और कृपाण रखने का अधिकार है, वो उनको विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 25 सिखों को कृपाण रखने का। लेकिन यह अधिकार केवल सिखों को प्राप्त है, उनको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। और आप अगर कोई सम्मेलन कर रहे हो सिखों को छोड़ करके, तो आपको निशस्त्र बगैर शस्त्र के सम्मेलन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, आपके ऊपर दंड के भागी बनेंगे, याद रखना है। तो निर्बंधन है, लगाम है आपके ऊपर। एकता और अखंडता को, राष्ट्र की एकता, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के कारण से आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था वो बिगड़ेगी। आपको अगर सम्मेलन दे रहे हैं, कोई कहीं भी सम्मेलन कर दिए, आप भीड़ इकट्ठा कर ले, यातायात को प्रभावित कर रहे हो, तो ऐसे में आपको सम्मेलन की क्या करना है, अनुमति प्रदान नहीं है। तीसरा चीज हम देखते हैं 19(1) ग को। 19(1) ग कहता है संघ, संगम और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप संघ बना सकते हो, संगम कर सकते हो और सहकारी समितियां बना सकते हो। ये 19(1) ग के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन संघ और संगम बनाते और सरकारी समिति बनाते समय हमको ध्यान रहे कि राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखे, उसमें किसी प्रकार का बाधा ना हो, लोक व्यवस्था ना बिगड़े और सदाचार ना बिगड़े। यह निर्बंधन है। सेना और पुलिस को भी संघ बनाने का अधिकार है। सेना और पुलिस को भी, लेकिन किस प्रकार का संघ बनाने का अधिकार है, सांस्कृतिक संघ बनाने का अधिकार है। हड़ताल और तालाबंदी का अधिकार नहीं है, याद रखना। आपको सम्मेलन करना है, जुलूस निकालना है, सभा लगाना है, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट्स में 19(1) के तहत हड़ताल और जुलूस की इजाजत नहीं है। इसको याद रखना है। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो और संघ और संगम और सहकारी समिति बना सकते हो, लेकिन वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रभुता को व्यवस्थित बाधा ना पहुंचाता हो, लोक व्यवस्था को ना बिगाड़ता हो और सदाचार को ना बिगाड़ता हो। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 19(1) घ।
संचरण करने का अधिकार। देश का व्यक्ति को देश की किसी भी भाग में, हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहीं भी हमको घूमने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। 19(1) घ में यह अधिकार है, संचरण का अधिकार है। और इसके ऊपर भी क्या है, युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया गया है और जनता के हित के को देखते हुए आपका कहीं पर रोक टोक हो सकता है जाने के लिए, या अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों के लिए। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, वहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं जो अपने विशेष भाषा और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, अपने विशेष भाषा एवं संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्थान पर आपको संचरण का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि यह प्रभावित होगा। हमको याद होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दुनिया की खूंखार जनजातियों में दुनिया की सबसे खूंखार जनजातियों में सेंटिलेज जनजाति है, जो विशेष परिस्थितियों में वहां पर उस स्थान में आपको जाने की अनुमति नहीं है। तो संचरण को आपका अधिकार है, देश के किसी भी कोने में भारत के नागरिक होने की वजह से आप घूम सकते हो, लेकिन कुछ विशेष स्थान है जैसे शेड्यूल कास्ट के ट्राइब्स के लोग जो रहते हैं विशेष स्थान पर, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष प्रकार की जनजाति है, वहां पर और आम नागरिकों को जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये संचरण के मौलिक अधिकार में आपके ऊपर निर्बंधन है एसटी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए। आर्टिकल नंबर 19(1)(d) निवास, देश के नागरिक को कहीं भी निवास करने का अधिकार है। वो कहीं भी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वहां जाकर के बस सकता है, उनको रहने का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। लेकिन कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में व्यक्ति जो है स्थायी तौर पर निवास नहीं कर सकता था, आर्टिकल नंबर 370 में जो प्रावधान थे उनके आधार पर, लेकिन अब वो समाप्त कर दिया गया है। तो वहां भी आपको निवास करने का अधिकार प्राप्त हो गया है देश के नागरिक होने की वजह से। आर्टिकल 19(4) संपत्ति का अधिकार अब समाप्त हो चुका है। जो 19(1)(च) में छठवां जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया है, इसे कहां ढकेल दिया गया है? 300(क) में। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, कानूनी अधिकार हो गया। और संवैधानिक अधिकार तो है, कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में उल्लेख है। 300(क) में इसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, मतलब संविधान में है। इसीलिए संपत्ति के अधिकार क्या चीज है? संपत्ति के अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। इसको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कहां पुट कर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 300(क) में। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसीलिए 6 मौलिक अधिकार बचे। 19(1)(च) में था, और किस प्रकार की संपत्ति थी? अर्जित की गई संपत्ति, खुद की खरीदी गई संपत्ति। खुद की खरीदी गई संपत्ति को राज्य जो है युक्ति क्या कर सकता है? आपके ऊपर प्रबंध कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है कि आप इतना संपत्ति नहीं रख सकते। निजी व्यक्ति आपकी संपत्ति को नहीं छीन सकता, लेकिन राज्य जो है आपकी संपत्ति को छीन भी सकती है। और लैंड सीलिंग वाला मामला हुआ था, भूदान आंदोलन चली थी, बड़े बड़े जमींदार वर्गों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी जब देश आजाद हुआ तो भूदान आंदोलन और फिर जमींदारी उन्मूलन कानून बना, जिसके तहत जमींदारों का जमीन को आम लोगों को बांटा गया। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपको कानूनी अधिकार प्रदान किया है, निजी व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार चाहे तो छीन सकती है। इसीलिए, और वो कैसा छीनेगा? कानून के अधिकार के दायरे में। इसीलिए 300(क) में इसको लेकर पुट कर दिया गया। तो इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब देखते हैं 19(1)(6) व्यवसाय करने का अधिकार। देश के नागरिक को कहीं भी देश के किसी भी स्थान पर कोई भी व्यवसाय और उद्योग करने का अधिकार है, वे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत
रखा गया है। तो इसके ऊपर भी क्या है, सेंसर है, निर्बंधन है। साधारण जनता के हित के लिए आपके ऊपर निर्बंधन किया जा सकता है। तकनीकी अर्हताएं जो उद्योग और व्यवसाय को चलाने के लिए होता है वो आपके पास नहीं है, तो आपको ऊपर निर्बंधन किया जा सकता है आपकी व्यवसाय करने पर। नियंत्रण और एकाधिकार, बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसके ऊपर राज्य का निर्बंधन होता है, एकाधिकार होता है, तो ऐसे व्यापार करने से व्यक्ति को रोका जा सकता है। अनैतिक व्यवसाय, आप ऐसा व्यवसाय नहीं करोगे जो सामाजिक दृष्टिकोण से अनैतिक है, जैसे आप जुआ का व्यवसाय हो गया, अवैध शराब की धंधा कर रहे हो, ड्रग्स की धंधा कर रहे हो, तो ये अनैतिक व्यवसाय है। वेश्यावृत्ति के लिए मानव दुर्व्यापार कर रहे हो, बच्चों को दुर्व्यापार कर रहे हो, तो ये अनैतिक व्यवसाय है, तो इसके ऊपर निर्बंधन है। आपको व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार है, तो उसके ऊपर भी क्या चीज है, सेंसर है। तो क्या है, निर्बंधन है। साधारण जनता के हित में तकनीकी अर्हता, नियंत्रण और एकाधिकार और अनैतिक व्यवसाय। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 19 एक के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 है दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेंशन। तो दोष सिद्धि के संरक्षण के अंतर्गत 3 बातें हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, अपराध के समय का कानून, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई व्यक्ति कोई अपराध को करता है या कोई कृत्य को करता है, तो उस समय के कानून के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा, ना तो पहले के कानून के आधार पर, ना बाद के कानून के आधार पर कोई दंड दे सकता है। मान लो जाए कोई व्यक्ति 2010 में अपराध करता है, किसी का हाथ काट देता है, तो हाथ काटने के लिए 2010 के जो कानून है उसी के आधार पर सजा मिलेगी। अब मान लो जाए केस चल रहा है, अभी 2010 में जो कानून था हाथ काटने का, और उसमें बदलाव आ चुका है 2024 में, वहां पर दंड अलग था, अब दंड अलग है, लेकिन केस चल रहा है, दंड आज आपको मिल रहा है 2024 में। तो आज के कानून के आधार पर आपको दंड नहीं मिलेगा। 2010 में जब आपने दूसरे के हाथ को काटा था, तब उसी के आधार पर, उसी समय के कानून के आधार पर आपको सजा मिलेगी। अभी के कानून के आधार पर आपको सजा नहीं मिलेगी। हो सकता है पूर्व में भी उससे और कठोर कानून रहा होगा, राजा महाराजा लोगों के जमाने में और कठोर कानून था, तो उस कानून के आधार पर भी आपको दंड नहीं मिलेगा। तो जिस समय आपने अपराध किया है उसी समय के कानून के आधार पर आपको दंड देने का प्रावधान है। यही है दोष सिद्धि की संरक्षण में पहला पॉइंट। दूसरा है, ठीक, इस बात को आपको याद रखना है उसी के समय में, जैसे अभी अप्रैल 2018 को बच्चों के ऊपर रेप केस के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है, नया कानून बना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी, इसके समय में 2018 में नया कानून बना कि कोई भी बच्चियों के साथ बलात्कार करता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये पहले कानून नहीं था। अगर कोई व्यक्ति 2016 में रेप किया है और उसका जो कोर्ट केस चल रहा है, सजा नहीं हुआ है, चल रहा है कोर्ट में मामला, और 2024 में उस जब सजा सुनाई जाएगी तो उसे मौत की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उन्होंने रेप किया था 2016 में, तब यह कठोर कानून नहीं बना था, यह कानून नहीं बना था रेप के ऊपर मौत की सजा। एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, उदाहरण वाली बात है। 2016 में कानून बनी नहीं थी, मौत की सजा देना है रेप में, तो कैसे देगा? तो वर्तमान के कानून के आधार पर, न पहले की कानून के आधार पर सजा नहीं मिलेगी, ये उदाहरण है। अब दूसरा पॉइंट हम इसके अंतर्गत देखते हैं, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा, प्रोटेक्शन ऑफ डबल जियोपार्डी। एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं मिल सकता। एक व्यक्ति किसी जुर्म के लिए जेल चले गया, 10 साल की सजा भोग कर आया, उसी के ऊपर फिर दूसरा व्यक्ति ने उसी केस के ऊपर कर दिया, तो 10 साल की और सजा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार वो व्यक्ति के ऊपर उसी अपराध के लिए 10 साल की सजा हो चुका है। तो डबल जियोपर्डी से क्या किया गया है, रोक संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 जो है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा का प्रावधान नहीं हो सकता। यह मामला
राजीव गांधी की हत्यारे के ऊपर भी लागू हुआ था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई 21 मई को 1991 में। अब अपराधी पकड़े गए और उनके ऊपर जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने क्या कर दिया, मौत की सजा सुना दिया। मामला को सेशन कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो उसने सजा बरकरार रखा। उसके बाद सजा की अपील 2004 में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा, मौत की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद तुरंत आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास यह मामला पहुंच गया क्षमादान के लिए। हमको मालूम है भारत के महामहिम राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्तियां प्राप्त है, जो किसी भी क्षमा को लघुकरण दंड को समाप्त कर सकता है, उनके पास पावर है। तो ये 5 यहां रोक कर रखे। 2011 में लगभग 7 साल तक राष्ट्रपति की टेबल पर यह मामला पड़ा रहा और अंततः 2011 में अपराधी को राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर हो गया कि मौत की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इस जजमेंट का रिव्यू करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में पुनः याचिका लगाया गया और मद्रास हाई कोर्ट ने मौत की सजा के ऊपर रोक लगा दिया, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान शक्ति है वो रिव्यू की जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जुडिशियल रिव्यू के लायक है कि नहीं, महामहिम की राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये मामला पुनः मद्रास हाई कोर्ट में क्या हो गया, जाकर अंततः खारिज हो गया। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मौत की सजा जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अंतिम बार दिया गया था उसको खारिज कर दिया? क्योंकि इतने साल हो गए थे 1991 से लेकर के 2011 तक व्यक्ति जो है प्रताड़ना का शिकार था, जो अपराधी लोग थे, सजा उनको मिल नहीं रही थी। तो इतने साल जो जेल में वो बिताए हैं, उनके ऊपर जो अवमानना हुआ है, जो उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना हुआ है, इसी के आधार पर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि व्यक्ति को और दूसरी बार क्या नहीं कर सकता, सजा नहीं दिया जा सकता। इसी आर्टिकल नंबर 20 के जो पॉइंट है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा के प्रावधान के ऊपर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो मौत का सजा है वो क्या है, गलत है, उसके ऊपर रोक लगा दिया गया। तो ये है आर्टिकल नंबर 20 का 2। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, खुद के खिलाफ गवाही देना, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। खुद के खिलाफ कोई भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपने कोई अपराध किया है तो इसके लिए दूसरा व्यक्ति गवाही देगा। कानून आपको ये नहीं कह सकता कि खुद के प्रति क्या करे, गवाही दो। चलो तुमने मर्डर किया है, चलो तुमने चोरी किया है तो खुद के खिलाफ गवाही दो। तो खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। विशेष परिस्थिति है, आप विदेशी देश के नागरिक हो, बहुत बड़ा अपराधी हो, राष्ट्रद्रोही हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका ब्रेन मैपिंग, लाइव डिटेक्टर मशीन, पॉलीग्राफिक मशीन के साथ आपका टेस्ट हो सकता है, ब्रेन मैपिंग हो सकता है। अन्यथा ब्रेन मैपिंग साधारण लोगों के लिए नहीं है, लाइव डिटेक्टर का प्रयोग भी साधारण लोगों के लिए नहीं है। तो इसको हमको याद रखना है। हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21, जहां पर लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को इसमें समझते हैं। किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से छीन सकते हैं, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है, अन्यथा नहीं। इस बात को याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहां पर हम लोग देखने को मिलता है, न्यायिक पुनर्लोकन शब्द का भाव। इस आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू का भाव हमको दिखाई देता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें न्यायिक पुनर्लोकन का भाव झलकता है, तो आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है, देखते हैं हम, नैसर्गिक लॉ ऑफ स्पॉन्टेनियस, नैसर्गिक न्याय। तो नैसर्गिक न्याय प्राकृतिक न्याय है जो ईश्वर ने सभी व्यक्ति को प्रदान करता है, सभी जीवों को प्रदान करता है। तो उसके भी सिद्धांत का पालन
इस आर्टिकल के द्वारा, इस मौलिक अधिकार के द्वारा प्रदान की जाती है। नैसर्गिक न्याय की बात करता है आर्टिकल नंबर 21। तो इसमें याद रखना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का झलक किस मौलिक अधिकार में दिखाई देता है, तो आर्टिकल नंबर 21 में। जुडिशियल रिव्यू किस में दिखाई देता है, तो आर्टिकल नंबर 21 में। और नैसर्गिक न्याय, लॉ ऑफ स्पॉन्डनेस किस में दिखाई देता है, तो आर्टिकल नंबर 21 में। अब देखते हैं इसमें दो भाग में हम तोड़कर पढ़ते हैं। पहला है प्राण, लाइफ, और दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। तो प्राण के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की प्राण को हम हर नहीं सकते, ऐसे ही नहीं हर सकते। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, किसी प्राण को छीनने का अधिकार ऐसा नहीं है, उसकी स्वतंत्रता को। तो उसके लिए किसी की प्राण को बचाना है तो उसके हमारे आसपास का पर्यावरण, पर पर्सनल जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंतर्गत व्यक्ति को क्या चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। ठीक। अब यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में आत्महत्या का अधिकार नहीं देता। आपको मालूम है 309 में आईपीसी की धारा में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के ऊपर दंड का प्रावधान है। तो आपका लाइफ को आप दूसरे की प्राण नहीं ले सकते, तो अपना स्वयं का भी प्राण आप ले नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखना है, आत्महत्या का अधिकार नहीं दिया है। लेकिन मुंबई में एक केस हुआ था, अरुणा शान बाग केस, बहुत पुराना केस है। इस लड़की के साथ रेप हो गया था और ये रेप होने के बाद ये कोमा में चली गई। लगभग 35 साल तक ये हॉस्पिटल में कोमा की अवस्था में पड़े रही। तो इनके वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में इनका जो मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करता है, अगर व्यक्ति को अगर जीने की कोई आशा नहीं है, सारे लोग बोल दिए कि ये व्यक्ति अब किसी भी कंडीशन में जी नहीं सकता, तो ऐसे कंडीशन में उसको इच्छा मृत्यु का अधिकार दे सकता है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के अधिकार के तहत उसको ये आदेश दिया था कि वो चाहे तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, मार सकता है, उसे मरने का अधिकार है, अपनी स्वयं का मौत कर आत्महत्या करने का अधिकार है। तो कंडीशनल है, बाकी भारत में आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। आम कंडीशन में धारा 309 लग जाएगा और ये आईपीसी की धारा है और उसके तहत आपको सजा होगी। तीसरा चीज है स्वच्छता। आपके जो प्राण बचाना है तो आपके आसपास स्वच्छता होना चाहिए, इसलिए सरकार जो है स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम चलाता है। हम साफ सुथरा रखने की बात करते हैं। तो एक मनुष्य को अपने प्राण को बचाने के लिए उसका मौलिक अधिकार है कि आसपास साफ सुथरा हो, वो इसका फंडामेंटल राइट्स है कि उसको स्वच्छता चाहिए। आपके आसपास अगर सफाई नहीं होता तो आप केस कर सकते हो, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार का मामला है। तो जीवन रक्षा करने का भी अधिकार है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, वह भी मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को हम नींद में जगा करके दंड नहीं दे सकते, उठा नहीं सकते, बाध्य नहीं कर सकते अगर सोया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार का हनन होगा। राइट टू स्लीप, रामदेव वाला मामला हुआ था, रात को 2 बजे पुलिस पकड़ के ले गया रामदेव ने कोर्ट में केस कर दिया, ये तो राइट टू स्लीप के अगेंस्ट है, मौलिक अधिकार का हनन हुआ। तो कोर्ट ने इस बात को, जो पकड़ने वाला है पुलिस, उसको दंडित किया गया, उनको उनके ऊपर पेशी हुआ, रामदेव ने मामला जीत गए। रामदेव के राइट टू स्लीप के मामला को लेकर के कोर्ट में घसीटा था। तो ये बात है, प्राण, अपने प्राण को बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या मौलिक अधिकार प्रदान किया है आर्टिकल नंबर 21 में। तो वो है, आपको पर्यावरण चाहिए, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपको स्वच्छता चाहिए, आपको जीवन जीने की रक्षा, राइट टू स्लीप का अधिकार है। अब देखते हैं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, पर्सनल लिबर्टी के, आपको एकांत जीवन जीने का अधिकार है। चाहे तो आप एकांत जीवन जी सकते हो, यह अधिकार आपके दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कोई व्यक्ति अपने आप को कोई चीज को प्राइवेसी रखना चाहता है तो उसके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत। तीसरा चीज है विदेश यात्रा। विदेश यात्रा करना भी आपकी दैहिक स्वतंत्रता है। यह मामला 1978 में उठी थी। दैहिक स्वतंत्रता का एक उदाहरण हम देखते हैं, मेनका गांधी को विदेश जाने के लिए रोक दिया गया था 1978 में। 1978 में श्रीमती मेनका गांधी को विदेश यात्रा पर रोक लगा दिया गया था, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था।
तो ये इस 21 आर्टिकल के आधार पर मेनका गांधी ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला चला और कोर्ट ने मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के फेवर में फैसला सुनाया कि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा, उसका पासपोर्ट आप जब्त नहीं कर सकते, उसको विदेश यात्रा जाने की अनुमति देना पड़ेगा। तो ये है आर्टिकल नंबर 21। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ी गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा और शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक, 3 जगह पुट हुई, एक तो डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 15 में बदलाव किया गया। ठीक, 6 से कम वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना भी अनिवार्य कर दिया गया, राज्य का कर्तव्य है। 6 से कम वर्षों के बच्चों, इसमें भी 6 से 14 वर्ष वाला था, तो वहां से 6 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्रदान किया जाए, निःशुल्क अनिवार्य किया जाए, ये राज्य की जिम्मेदारी है, डीपीएसपी कहता है आर्टिकल नंबर 45। और आर्टिकल नंबर 51 का मौलिक कर्तव्य, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष है उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो 86वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार नया आर्टिकल जुड़ा 1921A के रूप में। इस चीज को याद रखना। आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, ये आखिरी स्वतंत्रता का अधिकार है, 22वां, उसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत, पहला पॉइंट हम देखते हैं, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी वो न्यायालय जान पाएगा कि इस व्यक्ति को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। अब यहां पर समय में, यात्रा में जो लगा समय, आने जाने में समय लगा है, उसको काट लिया गया। अब किसी भी अपराधी को हम विदेश से पकड़ कर ला रहे हैं तो भैया वो तो 24 घंटे आने जाने में समय लग गया, दूसरे राज्य से पकड़ कर ला रहे हैं तो 24 घंटा में कोर्ट में तो उपस्थित होगा नहीं, इसलिए यात्रा के समय को इसमें कटिंग कर दिया गया। यात्रा के समय को घटा करके 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष अपराधी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण का पहला पॉइंट। दूसरा है, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति से हम कारण पूछेंगे। कारण जानना जरूरी है भाई, किसी व्यक्ति को किस कारण से अंदर किया है, गिरफ्तार किया है, तो कारण बताना जरूरी है, और नहीं बताया तो उसका मौलिक अधिकार का हनन, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण हनन हो जाएगा उसका। तीसरा है, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है चाहे वो आतंकवादी भी क्यों ना हो, उसको अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। किसी भी अपराध में व्यक्ति अंदर हुआ हो तो उसको अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। तो यह है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। अब इसमें भी अपवाद है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है, हमारे दुश्मन देश से आया हुआ है, हमारे देश में दंगा फसाद करने वाला है, बम फोड़ने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता। 24 घंटे के अंतर्गत जुडिशरी रिमांड में कई दिनों तक रखा जा सकता है। निवारक निरोधक कानून के तहत कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है
तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट में प्रस्तुत करें। उसके ऊपर कंडीशनल बेल है और कौन कौन से निवारक निरोधक कानून है उसके एक वीडियो के अंतर्गत पूरा हम लिस्ट देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये निवारक निरोधक कानून है क्या। तो आर्टिकल नंबर 22 में 3 बातें हैं। 24 घंटे के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बताना है, साथ ही साथ अगर गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसे मनपसंद वकील रखने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये हो गया 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन। एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया जाएगा। तो 19 में तुम्हारा आर्टिकल है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 20 में है आपका दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है, 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 ए है शिक्षा का अधिकार और 22 है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।